चलो ठीक है, देखो एक कल कहानी हम ना समझा दिए थे, समझ लिया था सारे। ये क्लास 10th हिंदी गोधुली है और पार्ट 8 है, ठीक है। और 8वां चैप्टर है जीत जीत मैं निरखा तू। इसका जो लेखक परिचय और कहानी कल वीडियो में बता दिए थे। अब जो है आज पूरा प्रश्न उत्तर इसका करा देंगे। 10 से 15 मिनट लगेगा। 10 से 15 मिनट में इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न उत्तर है, सारे प्रश्न उत्तर जो है आपको याद करा देंगे। कल का वीडियो नहीं देखे थे तो पहले कल का वीडियो देख लीजिए, और नहीं भी देखेंगे तो फिर भी ये वाला देख लो, समझ में आ जाएगा यहीं पे सारे, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आप लोग बस एक काम कर देना, ठीक है। और वो काम ये है, जल्दी से सबसे पहले इसको लाइक कर दो और क्या कर दो, शेयर कर दो, जितने भी दोस्त भाई बहन हैं सबको भेज दो और बुला लो पढ़ने के लिए। और तीसरा काम है सब्सक्राइब कर दो। ये सब 3 काम करने से क्या मिलता है, क्या मिलता है रे? पुण्य मिलता है। 10वां में टॉपर बनता है, तरक्की करता है, बच्चा संस्कार बनता है, जो जो ये करता है। और बाकी लोग जो नहीं करेगा उसका क्या। और उसके बाद अपना सोशल मीडिया है ये वाला, तेज ब्रेन्स फेसबुक नाम से, tejbrain.official इंस्टाग्राम है, सुशिव क्लासेस यूट्यूब चैनल है। याद रखना ये कौन से यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो, तो सुशिव क्लासेस। और अपना वेबसाइट है www.tejbrains.com। कहीं कहीं तेज ब्रेन्स आपको दिख रहा है, ये नाम चेंज हुआ है, नया नाम आया है सुशिव क्लासेस, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है कितना घंटा लगता है पढ़ने में, मतलब एक वीडियो बनाने में 3 से 4 चैप्टर जो मतलब घंटे लगते हैं आपका एक वीडियो को बनाने से पहले उसको समझने में। फिर कितना 2 से 3 घंटा उसको आसान भाषा में कन्वर्ट करने में लगता है ताकि आपको याद हो। याद कैसे होगा आपको, जो किताबी भाषा गेस्ट पेपर वाला भाषा आपको लिखा देंगे तो याद भी नहीं होगा। तो हम सरल भाषा में, अपने भाषा में, घरेलू भाषा में करने में इतना टाइम लगता है। फिर उसको जो है लिख करके कॉपी में देते हैं। फिर जो है 4 से 5 घंटा PDF बनाने में लगता है, नोट्स बनाने में लगता है, कंप्यूटर पे टाइप करने में लगता है। फिर 2 से 3 घंटा वीडियो को रिकॉर्ड करने में लगता है, 2 से 3 घंटा एडिट करने में लगता है, फिर 2 से 3 घंटा अपलोड करने में लगता है। कुल मिला के ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तब जाके आपका एक वीडियो आता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत कम लोग बच्चा जो है देखता है, इतना मेहनत करते हैं। तो जितना ज़्यादा बच्चा देखेगा, जितना ज़्यादा बच्चा पढ़ेगा, हमको भी एनर्जी आएगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, और जो है फिर पढ़ाने में अच्छा लगेगा। यदि आप लोग देखोगे ही नहीं, अच्छा करेगा, तो इतना मेहनत का फिर करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब जल्दी से चलो ये चैप्टर पढ़ाया था, एक बार देख लो। कल जो हमने पढ़ाया था जीत जीत मैं निरखा तू, इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। जो है ये कथकली डांस पे है, ठीक है। ये चैप्टर के बारे में जो नहीं लिए स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है। और जल्दी से, ये पंडित बिरजू महाराज है जो मोदी जी से क्या मिला हुआ है इनको सम्मान, ठीक है। और कहानी का जो मेन पॉइंट है, जो पूरा चैप्टर को हमने इस तरह से लाइन बाय लाइन कर दिया है। तो आप पूरा कहानी नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये वाला जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे ये सब जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, यहाँ से। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन आंसर, जो यहाँ से आज हमने पढ़ाएंगे, और किताब में जितना क्वेश्चन आंसर है वो सारे करा देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध था। कल बताए थे हम, लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो यहाँ पर क्या लिखे है, लखनऊ बिरजू महाराज का जन्म स्थान है। लखनऊ में बिरजू महाराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जबकि रामपुर में ही इन्होंने नृत्य कला का आरंभ किया था। जबकि रामपुर में ये क्या हुआ था, वहाँ पर इसका बहन लोग का भी जन्म हुआ था। और वहाँ ये क्या करे थे, डांस वगैरह जो सीखना शुरू किया था, कहाँ पे, रामपुर में ही किया था। इसके साथ ही इनके पिता ने रामपुर में 22 साल तक क्या किया है, नौकरी किया है। तो पूछेगा लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो देखो, रामपुर में बिरजू महाराज के पापा जी नौकरी करते थे, वहाँ पर रहते थे, 22 साल रहे हैं। उसके बाद जब बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, उस टाइम वो वहाँ से हट करके कहाँ आ गए थे, लखनऊ में, ठीक है। तो ये दोनों संबंध है, लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और रामपुर में उसके पापा जी वहाँ पे 22 साल नौकरी किए थे। सारी बहनें का जन्म कहाँ हुआ था, रामपुर में हुआ था। सब काम रामपुर में हुआ था, बाद में ये यहाँ पे लखनऊ में हुआ। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन आंसर को लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, रामपुर के नवाब क्यों नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। किसी का नौकरी लगता है तो प्रसाद चढ़ाता है। यहाँ पर
बिरजू महाराज के पिताजी का नौकरी छूटता है तो वो प्रसाद चढ़ाता है, उल्टा क्यों? तो कल बताए थे ना, क्या बताए थे कि वहाँ रामपुर में जो नवाब थे, जो राजा लोग थे, वो क्या करते थे, जबरदस्ती नचवाता था। मतलब जबरदस्ती क्या, पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी को नचवाता था। साथ में बिरजू महाराज 5-6 साल का छोटा था, एक दिन गया नाच, ये भी नाचा, अच्छा लग गया, तो वो जो नवाब था वो भी बोलने लगा अब तुमको भी रोज अपने बेटा को भी नचवाना पड़ेगा। जो पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी को अच्छा नहीं लगता था, उसकी मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता था कि बाप तो नाचबे करता आपके यहाँ, अब बेटा भी मेरा नाचेगा वहाँ पे, तो इसीलिए वो चाहता था कि अब 20-22 साल नौकरी भी कर लिया इसके यहाँ, ये छूट जाए तो भले बढ़िया हम दूसरे जगह जाए। तो जब एक दिन बोला कि यदि तुम अपने बेटा को नहीं नचवाओगे, बिरजू महाराज को नहीं लाओगे नाचने, तो तुम्हारा नौकरी से हटा देंगे तुमको। तो बोला ठीक है हटा देना, हटा दिया, बस खुश हो गया। और इसीलिए जो है बिरजू महाराज के पिता 22 साल नवाब की नौकरी कर रहे थे और उनका मन क्या हुआ था, उब चुका था, वह नौकरी स्वयं छोड़ना चाहते थे। जब नवाब ने नौकरी से निकाल दिया तो खुश होकर उन्होंने हनुमान जी को क्या चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया। अच्छा है, याद हो जाएगा। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद क्वेश्चन है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्थान से जुड़े और वो किन के संपर्क में आए? डांस सीखने के लिए बिरजू महाराज सब किस संस्थान से जुड़े थे? डांस सीखने के लिए, नृत्य सीखने के लिए बिरजू महाराज किस संस्थान से जुड़े और वहां किन के संपर्क में आए? ठीक है, वो भी पंखा बंद कर दीजिए, लाइन चला गया। तो यहाँ पे क्या बोले, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम से जुड़ा। किससे जुड़ा था? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़ा था। इस संस्था में ही बिरजू महाराज के कपिला जी, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए थे। तो ये क्वेश्चन बोलेगा नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्थान से जुड़े थे? तो बोलना नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से। यहाँ किससे उसका मुलाकात हुआ था, किससे मिला था? एक कपिला जी थे और दूसरा लीला कृपलानी। ठीक है, ये बहुत बड़े आदमी थे, डांसर थे, उनसे मिले थे। चलो आगे, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? किसके साथ नाचा था जो बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था? बोले थे ना कलकत्ता में मिला था। तो कलकत्ते में पिता और चाचा के साथ नाचते हुए पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। और यहीं पर उसके शंभू महाराज जो चाचा थे वो क्या कहे थे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, है ना, यहीं पे बोले थे। चलो ये 4 को क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? कौन डांस सिखाते थे उसको? तो यहाँ पे लिखे हैं, बिरजू महाराज अपने पिता को ही गुरु मानते हैं। उन्होंने स्वयं कहा, शागिर्द तो बाबूजी का हूँ। शागिर्द किसका हूँ? बाबूजी का हूँ। बिरजू महाराज ने नृत्य का अभ्यास पिताजी से ही सीखा था। इनके पिता रायगढ़, पटियाला और रामपुर रियासतों में काम कर चुके थे। रामपुर में 22 साल तक नौकरी की। वे अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। इसके जो बिरजू महाराज के बाबूजी थे वो भी अपने समय के बहुत बड़े कलाकार थे और बाद में जो है बिरजू महाराज तो महान बन ही गए थे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की थी? नृत्य सिखाना कब शुरू किया था, किसको सिखा रहा था? सबसे पहले बताए थे कल, बिरजू महाराज ने सबसे पहले सीताराम बागला नाम के लड़के को, किसको? सीताराम बागला नाम के लड़के को नृत्य की शिक्षा देना शुरू की। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने पर उन्होंने शिक्षा देना शुरू की। बोले थे ना सीताराम बागले, एक रश्मि नाम, जब ट्यूशन खोला तो बाद में रश्मि आई थी पढ़ने, उससे पहले किसको पढ़ा रहा था? सीताराम बागला। ये क्या बोल, सीताराम बागला बिरजू महाराज को ट्यूशन पढ़ा देता था, किताब कॉपी वाला, और बिरजू महाराज इसको डांस सिखाते, दोनों एक दूसरे को बदले में सिखाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुख का पल, जो दुख हुआ था, कब हुआ था, किस समय हुआ था? तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हुई। उस समय उनकी आयु मात्र कितना था? 11 नहीं था, 9.5 साल था। कितना? 9.5 साल बोल सकते, 9.5 वर्ष की थी। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और कर्जा भी काफी बढ़ गया था। इसके बाबूजी जो थे ना, पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी, जब मरे तो उस टाइम बिरजू महाराज कितने साल के थे?
9.5 साल का, और घर में 1 रुपया पैसा भी नहीं था, ठीक है। और उसको क्रियाक्रम श्राद्ध कर्म करने के लिए 10वीं 13वीं करने के लिए भी पैसा नहीं था। और पंडित बिरजू महाराज के जो बाबूजी थे वो जो है ना एक काम करते थे, मतलब कि होता था ना, बहुत सारा कर्जा ले लिए थे। क्या ले लिए थे? कर्जा। अब जैसे मान लो हम इससे लिए कि जी प्रियंका हमको 100 रुपये दो। अब प्रियंका से 100 रुपये लिए, अब ये गुस्सा में 1-2 बार मांग ली, फिर जो है हम बोले हाँ दे देंगे, 100 रुपया का 200 टका घुमा देंगे, बोल दिए। हल्ला मत करो। अब ये बिरजू महाराज के बाबूजी ऐसे ही करते थे। फिर अब इससे हम मांगे कि 200 देना, तुमको 200 का 400 दे देंगे। फिर इससे लेके इसको दिए, तब तक अबरी 100 कर्जा, अबरी 400 हो गया। अबरी 400 अब ये मांगने लगा, अब हम ज्ञानी से मांग रहे हैं कि तुम दे देना रे इसको, हम तुमको 400 का 800 दे देंगे। अब बस इससे लेके 100 की जगह 800 बढ़ा लिया। अबरी ज्ञानी बोलने लगी पैसा दो पैसा दो, तो हम फिर अबरी रोशनी के पास चले गए, रोशनी हमको दे देना 800 का, हम 1600 दे देंगे तुमको। तो इस तरह से करते थे कौन? बिरजू महाराज। और गांव में भी देखोगे सबसे ज्यादा कर्जा वाला ऐसा ही होता है, इससे मांगा कर्जा तो अभी उससे ले लिया, उससे मांगा तो उससे लेके इसको दे दिया, अभी लोन वाला ले लिया, ग्रुप वाला ले लिया, इससे ले लिया, उससे ले लिया, और ऐसे करके पूरा माथा पर कर्जा क्या करता है? बढ़ा लेता है। और फिर वो एक दिन मर जाता है ऐसा ही, ठीक है, दब के कर्जा के बोझ से। तो कर्जा के बोझ से क्या होता है? मर जाता है। तो कर्जा नहीं लेना चाहिए। अब लिए हो, कोशिश करो जितना लिए हो उतना ही वापिस करें, ज़्यादा थोड़ा बहुत करें, ठीक है, नहीं कि गुस्से में ताश में आके जो है जी डबल दे देंगे। तो पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी भी यही करते थे, जिससे लिए और जो कुछ बोल दिया हाँ तुमको डबल दे देंगे, तो बोलो नहीं। अब उसको कैसे देंगे? तो दूसरे से लेके दे दिए, फिर एगो बढ़ गया। ऐसे ही जब मरे उस टाइम क्या हो गया था? कर्जा भी बढ़ गया था, घर में पैसा भी नहीं था, और घर का आदमी, वो बिरजू महाराज कितना बड़ा था? 9.5 साल का था। अब सोचो 9.5 साल का बच्चा बाबूजी का श्राद्ध कैसे करेगा? क्या जानता होगा? कैसे करेगा, है ना? कितना दुख की बात है। तो वो कर रहा था। उनके चाचा अलग रहते थे, कोई मतलब था नहीं। उनके चाचा का फिजूल खर्चा और उनके 2 पुत्रों के मौत से परिवार का अत्यंत दुखद जीवन का सामना करना पड़ा। उनके जो चाचा थे शंभू महाराज, उसका 2 बेटा था, वो भी मर गया था, ठीक है। और उसका चाचा भी एकदम फालतू ही खर्चा करता था, ठीक है। और इस वजह से घर में क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया। घर चलाने के लिए महाराज 2 ट्यूशन करते थे। कितना की ट्यूशन करते थे? और कितना रुपया मिलता था? 25-25 रुपया मिलता था। रोज 3 मील पैदल चलकर नृत्य सिखाते थे। इस कारण से ही बिरजू महाराज हाई स्कूल में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। उनके जीवन का सबसे क्या है? ये दुखद समय है, सबसे दुखद समय। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज और बिरजू महाराज में क्या संबंध था वो बताना। शंभू महाराज और बिरजू महाराज में क्या संबंध था? तो बिरजू महाराज के पिता के समय ही दोनों का चूल्हा अलग था। जब बिरजू महाराज के बाबूजी जिंदा थे उस टाइम ही उसका चचा क्या करते थे? अलग रहते। दादा दादी सब अलग रहते थे, बिरजू महाराज भी अलग रहते थे, ठीक है। उसके पापा शंभू महाराज नशा करने का शौकीन था। शंभू महाराज जो क्या करता था? नशेड़ी था, गजेड़ी था, ठीक है। नशे की हालात में वह परिवार वालों को क्या देता था? गालियां देता था। शंभू महाराज जो है अपने परिवार में आता था दारू पी के, नशा करके, और जो अपने बीवी बच्चा को गाली भी देता, जिससे उससे बच्चा भी उसका क्या हो गया था? मर गया था। इस तरह बिरजू महाराज के साथ शंभू महाराज के संबंध अच्छे नहीं थे। और शंभू महाराज और बिरजू महाराज जो है, शंभू महाराज और बिरजू महाराज चाचा भतीजा था। इसके बाबूजी मर गए तो ऐसे भी संबंध अच्छा नहीं है। जब बिरजू महाराज ट्यूशन व्यूशन खोला था तो वो भी पढ़ाता था, ऐसे भी क्या होता था? झगड़ा चलते रहता था, है ना। चलो आगे। कलकत्ते के दर्शक की प्रशंसा के बिरजू महाराज के नृत्यकों जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो बिरजू महाराज फेमस कब हुए थे, प्रसिद्ध कब हुए थे? जब वो कलकत्ता में डांस किए थे। कलकत्ता में जब बड़ी ऐसा नाचा कि लोग पूरा मतलब जो वहाँ पर था तालियां से गूंज उठा, पूरा पेपर ऊपर में हर जगह पे छप गया कि एक बिरजू महाराज का नाम का लड़का है जो बहुत ही अच्छा डांस करता है कथकली में, और पूरा फेमस हो गया उसी टाइम से ये, ठीक है। तो कलकत्ते के दर्शक की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नृत्य जीवन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा। यहीं से देश भर में वह प्रसिद्ध हुए और ऑफर आना शुरू हो गए। जब फेमस हो जाओगे पूरा दुनिया देख लेगा, टीवी उवी में हर जगह आ जाओगे, पेपर न्यूज हर जगह सब लाखों करोड़ों जानने लगेगा, तब क्या होगा? लोग तुमसे मिलना चाहने लगेगा, तुमको ढेर सारा काम मिलने लगेगा, लोग तुमको पैसा देने लगेगा, तब जाके तुम क्या हो जाओगे? फेमस हो जाओगे। अभी यही हम जो अभी तुम लोग को पढ़ा रहे, ज्यादा उतना लोग नहीं जान रहा। अभी हमको पूरा इंडिया के लोग जान जाए। जैसे खान सर है, उसको सब लोग जानता है, उसका कितना चलती है, बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, बड़े बड़े ये करोड़ों ये वो है,
अभी हम उतना फेमस नहीं हुए, खान सर फेमस हो गए। तो वैसे यहाँ पर बिरजू महाराज जो है फेमस कब हुए? जब कलकत्ता में वो डांस किए थे, और उसी टाइम से उसको बम्बई से ब्रज नारायण ने बुलाया। उसके बाद उनके नृत्य के प्रोग्राम कलकत्ते, बम्बई और मद्रास तक में होने लगे। एक बार जब फेमस हो जाता है तो उसको बड़े बड़े लोग बुलाने लगते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ तक लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन 10वां, संगीत भारती में बिरजू महाराज का दिनचर्या क्या था? संगीत भारती में बिरजू महाराज का दिनचर्या क्या था? हम बोले थे ना 14 वर्ष की उम्र में संगीत भारती ये ज्वाइन किया था। वहाँ पे ये सुबह 4 बजे उठ जाता था, फ्रेश व्रेश होता था, फिर जो है ये राग लगाना अपना शुरू करता था, सारे गामा, है ना। तो यहाँ पे क्या, संगीत भारती में बिरजू महाराज का साइकिल से समय पर जाते और दरियागंज के अपने घर वापस आते थे। संगीत भारती के बाद साइकिल से ट्यूशन देने जाते थे। प्रतिदिन 5 या 9 नंबर की बस से रीगल या ओडेन अथवा रिबोली तक जाते थे। 5 बजे से 8 बजे तक रोज घर पर रियाज करते थे। 5 बजे से 8 बजे तक क्या करते थे? रोज घर पर रियाज, मतलब गला को सुरीला बनाता था। यह उनकी प्रतिदिन का क्या था? दिनचर्या था। क्या करता था दिन भर? संगीत भारती में बिरजू महाराज साइकिल से समय पर जाते थे। किससे जाते थे? साइकिल से। कहां से कहां तक? दरियागंज के अपने, और दरियागंज के अपने घर वापस आते थे। संगीत भारती के बाद जो है साइकिल से क्या करना, ट्यूशन भी पढ़ाने जाता था। प्रतिदिन 5 या 9 नंबर के बस से वो क्या करता था? रीगल या ओडेन अथवा रिबोली तक जाते थे। 5 बजे से 8 बजे तक वो क्या करते थे? रियाज करते थे, गला को सुरीला बनाता था। यही उसका दिनचर्या था। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? बिरजू महाराज कौन कौन सा वाद्य बजाता था? क्या क्या जानता था बजाने? तो बिरजू महाराज वाद्यों में तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला, सरोद, सितार। क्या बजाते थे? सितार, गिटार, हारमोनियम तथा बांसुरी इत्यादि बजाते थे। डांस ही खाली नहीं करते थे, ये सब भी वो क्या करते थे? बजाते थे। ठीक है, यहाँ तक 11वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला 12वां नंबर, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? पंडित बिरजू महाराज जो अपना शादी हुआ था उसके बारे में क्या बताते हैं? उसका जल्दी शादी हो गया था। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज बताते हैं कि जब मैं 18 वर्ष का था तो अम्मा ने ना चाहते हुए मेरी शादी कर दी। बिरजू महाराज इसे बहुत बड़ी गलती मानते हैं। वह चाहते थे कि पहले काम कर ले फिर शादी करे। बिरजू महाराज जब 18 साल का था, तुम लोग भी 18 साल का होइए गया, ठीक है। तो जब 18 वर्ष का था तब उसकी मम्मी जो है जबरदस्ती शादी करा दिया, जबकि ये नहीं चाहते थे। पहले चाहता था काम उम कर ले, सीख ले कुछ तब, लेकिन ये कर लिया था। और ये क्या मानता है? उस चीज को गलती मानता है। अब नहीं कि ये बिरजू महाराज कर लिया था तो हम भी कर लेंगे, ऐसे मत करना। चलो, बिरजू महाराज के अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? देखो, बिरजू महाराज के शागिर्द थे। बिरजू महाराज के क्या थे? शागिर्द। किसको बोलते हैं? फेवरेट स्टूडेंट, जो सबसे बढ़िया विद्यार्थी है उसको बोलते हैं शागिर्द। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? अपने शागिर्दों में रश्मि वाजपेयी को नाम लेते हैं। किसका रे? बोलता मेरा सबसे फेवरेट विद्यार्थी जो है वो कौन है? रश्मि वाजपेयी, क्योंकि वही पहले ट्यूशन पढ़ने आई थी, वही इसको आदर्श हिम्मत जुटा के इसके पास आई थी, जिसने तरक्की की, अच्छे खानदान में सास। अच्छा, और एक है, एक रश्मि वाजपेयी है और दूसरा शाश्वती है। क्या नाम है? शाश्वती है। विदेशी शिष्या में विदेश की पढ़ने भी आती थी उसके पास, विदेश से, अमेरिका वहां से, और उसका नाम था वेरोनिक। क्या नाम था? वेरोनिक। ये सब जो है बढ़िया स्टूडेंट्स में से एक है जिसका नाम हमेशा याद रहता है, ठीक है, कभी भूलता नहीं है। मास्टर कितना बूढ़ा आ जाए, अच्छा विद्यार्थी जो रहेगा, जो दिल के करीब रहेगा, जो टीचर के बात सुनेंगे, जो टॉपर करेंगे, जो बढ़िया बनेगा, उसमें से जो है ना वो बच्चा को याद रह जाता है और टीचर को याद। तो हर साल जो है, जैसे कि मेरे पास से भी जैसे हर साल जो अच्छे बच्चे निकलते हैं, जो अच्छा नंबर लाते हैं, जो हमको हर साल का क्लास का पूछोगे कि उस साल में सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन है, तो सबसे पहले वही याद आएगा जो कि सबसे ज़्यादा नंबर लाया होगा, है ना। तो सबसे पहले जो पढ़ाए थे 10वां बैच, उसमें किसका नाम याद है? सबका याद नहीं है। और डायरी देखेंगे तो अच्छा ये पढ़ता था, तब याद आएगा। लेकिन उसमें से सबसे टॉप पे कौन था तो वो हम तुरंत बता सकते हैं, ये जो है सबसे बढ़िया विद्यार्थी था। उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। तो हर साल सबका नाम एवरेज नहीं है। क्लास में भी बैठते हैं तो सबका नाम याद नहीं रहता, किसका याद रहता है ना। तो देखो, अच्छा काम करोगे, अच्छा नंबर लाओगे, कुछ अच्छा नंबर लाओगे, अच्छा फेमस होंगे, टॉप करेंगे, माँ बाप का नाम अच्छा रोशन करोगे, तो वो टीचर के भी करीब तुम चले जाते हो। जब आप नहीं पढ़ते हो, बदमाशी करते हो और मतलब
नंबर खराब लाते हो, फेलर में रहते हो, थर्ड सेकंड करते हो, तो आपको सब भूल जाता है, कोई भी भूल जाएगा, हम नहीं। टीचर किसको याद रखेगा? जो सबसे पढ़ने में अच्छा होता है ना। तो इसका भी सबसे जो एक तो पहला जो सबसे पहले पढ़ने आया था वो भी याद रहे। रश्मि वाजपेयी सबसे पहले क्या हुआ था? पढ़ने आई थी इसके पास, ठीक है। सबसे पहले जब ट्यूशन खोला, जब इसके चचा जी बगल में ट्यूशन पढ़ा रहे थे और सोचा घर चलाने के लिए हम भी कुछ पढ़ाएं, तो डांस सिखाना जब ये शुरू किए बिरजू महाराज, तो कोई भी बच्ची पढ़ने नहीं आता था, क्योंकि जो सबसे फेमस सीनियर हैं, जो पहले से 10-20 साल से पढ़ा रहे, उसके पास पढ़ेगा। जो एक बच्चा है जो कुछ नहीं जानता, अभी शुरू किया, उसके पास पढ़ेगा। तो स्वाभाविक बात है बिरजू महाराज के पास भी कोई पढ़ने नहीं आता। हिम्मत जुटा करके रश्मि वाजपेयी आई थी, और रश्मि वाजपेयी आई और वो जो है डांस जो है सीखना शुरू की। जब रश्मि एगो विद्यार्थी आए तो बिरजू महाराज उसी के पीछे बहुत मेहनत किया और उसको बढ़िया डांस सिखाया। तो वही रश्मि वाजपेयी बाहर में प्रचार किया कि मेरा सर बहुत अच्छा, और फिर उसको देखकर पूरा पढ़ने आया। उसके बाद शाश्वती है, और उसके बाद और किसका नाम लेते हैं? वैरोनिक। दो गो तो इंडिया का जो है रश्मि और शाश्वती, और विदेश की जो कौन से स्टूडेंट्स है? वैरोनिक के बारे में बताते हैं कि वह तरक्की कर रही है। इसके साथ ही फिलिप और मैकलिन टॉक चले गए, वह तरक्की कर सकते थे। बिरजू महाराज कृष्ण मोहन, राजमोहन और अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि वह नृत्य पर ध्यान नहीं देते थे। बिरजू महाराज खुद अपने बेटे को जो है अच्छा नहीं बताता है। ये सब जो बोला कृष्ण मोहन, राजमोहन और अपने बेटे के बारे में बताता है कि वह नृत्य पर ध्यान नहीं देते। बाकी यह सभी विद्यार्थी था, ये सभी भी चंडाल विद्यार्थी था, कृष्ण मोहन, राजमोहन और उसका खुद बेटा सब। तो चंडाल विद्यार्थी भी याद रखता है मास्टर, दुई ठोक रखता है, बीच वाला तो नहीं रखता। या तो जो सबसे बढ़िया पढ़ने में होता है, सबसे तेज होता है, सबसे समझदार, उसका नाम टीचर याद रखेगा। और दूसरा किसका याद रखता है? जो सबसे बदमाश, जो सबसे चंडाल होता है। बीच वाला कहीं गिनती में नहीं आता है। ये दुनिया में दो तरह से नाम कर सकते हो। अभी तुमको फेमस होना है, यदि अभी तुमको फेमस होना है, बस कुछ नहीं, किसी को जाकर उड़ा दो, किसी को जाकर ठोक दो, उड़ा दो, तुरंत पेपर, न्यूज, टीवी हर जगह पे आ जाओगे, फेमस हो जाओगे। हाँ, या फिर करोड़ों रुपए चोरी कर लो, कुछ भी करो, ऐसा काम करो तो तुरंत, बुरा काम करके तुरंत फेमस हो जाओगे, है ना। और अच्छा काम करके फेमस होने में थोड़ा सा लेट लगता है। अभी तुमको फेमस होना है, जाके प्रधानमंत्री को बॉलीवुड से उड़ा दो, वीडियो देखेगा बोलेगा। तो फेमस हो सकता है कैसे? जब तुम गलत काम करोगे। अभी गांव में कुछ ऐसा घटिया काम कर दो जिससे तुमको गांव वाला हर एक मुंह पे तुम्हारा नाम लेगा। समझ रहे हो? चलो, तो ऐसा घटिया काम तुम लोग मत करना। अब व्याख्या करने वाला कुछ लाइन ये सब पूछता नहीं है, फिर भी लिख दिया, किताब में दिया था। तो व्याख्या ये है, 500 रुपये देकर मैंने गांडा बंधवाया था। 500 रुपया देकर क्या किया था? गंडा बंधवाया था। कौन? पंडित बिरजू महाराज। गंडा बांधना मतलब सबसे फेवरेट विद्यार्थी अपना। तो ये नेटवर्क चला गया है क्या? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की गोधूली भाग 2 में संकलित जित जित में निरखा तू नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से? ये 500 रुपया देकर गंडा बंधवाया, तो याद रहेगा ना किस किताब का है? किस किताब का है? गोधूली का है, और 8वां चैप्टर का जित जित मैं निरखा तू। पहले लिखना पड़ेगा आपको, जो परीक्षा में देगा ना तो ये इतनी सा दे देगा, बोलेगा किस चैप्टर, किस किताब का है। तो गांडा वाला जो है किस चैप्टर का। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित कौन सा चैप्टर? जित जित में निरखत हूँ नामक पाठ्य पुस्तक से अवतरित है। इसकी संपादिका रश्मि वाजपेयी है। ठीक है, इसके संपादिका कौन है? रश्मि वाजपेयी। अब यहाँ पे नोट में लिख दिया है कि यही वाला आगे और भी कोई भी लाइन देगा तो यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इस पाठ के सभी व्याख्याओं को यही रहेगा। मतलब संदर्भ में जो लिखना है सब में यही लाइन लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां जित जित में निरखत से लिया गया है। इसके लेखक पंडित बिरजू महाराज है, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिख देना। अब प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रसंग में क्या लिखोगे तो लिखना प्रस्तुत पंक्ति में बिरजू महाराज के शिष्य बनने पर प्रकाश डाला गया है। किसके ऊपर डाला गया है?
बिरजू महाराज के जो छात्र बनने का प्रश्न। अब व्याख्या इस लाइन के बारे में क्या बोलोगे? बिरजू महाराज कहते हैं कि मैंने अपने पिता से ही नृत्य शिक्षा ग्रहण की है। परंपरा के अनुसार गुरु को दक्षिणा देकर कंठी या गंडा लेकर शिष्य बने। कहने का अर्थ है कि वह अपने पिता का ही शिष्य बना है, मतलब गांडा बंधवा करके अपना पिता का अच्छा विद्यार्थी वो बना था। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पंक्ति है, मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए रखना, उसको सिखाना है। ये भी संदर्भ में वही लिखोगे। प्रस्तुत पंक्तियां जित जित में निरखत से लिया गया है। इसके लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। ठीक है, ये यहाँ लिख दोगे प्रसंग में। इन पंक्तियों में गुरु के लिए सभी शिष्यों के प्रति सम्मान व्यवहार को बताया गया। इसमें से बताया है कि सभी बच्चे को गुरु को कैसे सम्मान इज्जत देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या में क्या कहा है? बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरे पास जो भी हुनर था उसे मैंने अपने शागिर्दों को दिया। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने अपने बेटे के लिए रखी और उसे शागिर्दों को ना दी हो। कहने का अर्थ है कि बिरजू महाराज ने अपने शिष्य और शिष्याओं को वह सब ज्ञान दिया जो उनके पास था। अब जैसे मान लो कि पंडित बिरजू महाराज है, कौन? पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज के बेटा जो अच्छे डांस सिखा, मतलब पंडित बिरजू महाराज के बेटा भी पढ़ते थे पंडित बिरजू महाराज से और बाहर का भी विद्यार्थी। तो अब क्या हुआ कि पंडित बिरजू महाराज जो होता है ना, कि अब जैसे कि मान लो कि जैसे मेरा बेटा होता कोई, ठीक है, 10वां में पढ़ रहा होता और तुम लोग के साथ पढ़ रहा होता, तो हम क्या करते हैं, अपने बेटा को या चुपचाप जो है मैथ में ढेर सिखा देते और तुम लोग को कम सिखाते, और उसको टेस्ट में 60 लनवाते और तुमको जो है कम आता। ऐसा करते क्या? और बोल रही है सर, ऐसा टीचर में होता है ना कि अपने बेटा को ढेर ध्यान दिया और दूसरे को कम रखना चाहता था। तो पंडित बिरजू महाराज भी वही कह रहे कि हम जो है ना अपने बेटा पे जो है ना ये नहीं किया कि अपने बेटा को खाली सिखा देते और दूसरे को जो है कम कम सिखा देते ताकि मेरा बेटा टॉपर बने, तेज बने, बाकी लोग ना बन पाए। ऐसा नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि हम जैसा मेरा बेटा था वैसे ही सारे बच्चे को हमने क्या किया, समान शिक्षा दिया। सबको जो मेरे पास नॉलेज ज्ञान था हमने सबको बराबर सिखाया, भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। इस लाइन में यही था। अगला क्वेश्चन है, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उसको उसे नाचने वाला का, ठीक है, ये लाइन भी उसी पाठ से है तो यहाँ पर लिख देना। यह लाइन जित जित में निरखत से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी है। प्रसंग में इस पंक्ति को हास्य का प्रयोग किया, इसमें क्या हंसने का प्रयोग किया है। क्या बोलता है? मालती माधव नृत्य का आयोग हुआ था, उसमें बिरजू महाराज को असिस्टेंट का काम दिया गया था। किसका काम दिया गया था? असिस्टेंट। जबकि इसमें एक्शन इत्यादि स्वयं महाराज बिरजू ने ही दिए थे। कहने का अर्थ है कि मुख्य काम करने के बावजूद असिस्टेंट का ही काम दिया गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़े जज किसको मानते हैं? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता है? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानता है। किसको मानता है? माँ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुराने और आज के नृत्यकों के बीच बिरजू महाराज का क्या फर्क पाते हैं? पुराने जो डांसर थे और आज के जो डांसर है उसमें क्या फर्क पाते हैं? बिरजू महाराज आज और पुराने नृत्यकों के बीच फर्क बताते हुए कहते हैं कि पहले सुविधाएं नहीं थी फिर भी हम शिकायत नहीं करते थे। आज एयर कंडीशन और तमाम सुविधाएं के होने के बावजूद नृतक शिकायत करते हैं कि स्टेज सही नहीं है, गड्ढा है ना। पहले जो डांसर थे पंडित बिरजू महाराज, वो कोई शिकायत नहीं करते थे, जैसा जो मिला फिर भी डांस करके अच्छा करते थे। जैसे मान लो पहले जो विद्यार्थी था, ये टेबल, बेंच, डेस्क, पंखा, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, पंखा, एसी नहीं चलता था। कहाँ? नीचे में बोरा पर और बैठ के और अच्छा से जो है वो ब्लैक बोर्ड चौक खल्ली वाला से पढ़ता था। अब तुम लोग को इतना चीज पढ़ने के बाद पीपीटी, नोट्स, पीडीएफ लिख करके सब कुछ दे देने के बाद भी तुम लोग को जो है ढेरी बहाना है ना पढ़ने का। पहले का विद्यार्थी जब हम लोग पढ़ते थे, अब बिरजू महाराज समझो, हम लोग जब पढ़ते थे नीचे बैठ के पढ़े, अब जाते थे एगो पन्नी में किताब कॉपी भी रखते थे, साथ में एगो बोरा भी रखते थे, अब उठा के जाते थे और बैठ के पढ़ते थे आराम से चौक खल्ली में लपेट के, जैसा टीचर पढ़ाया जो आसान। अभी तुमको पिक्चर में, वीडियो में, कहानी में इतना आसान भाषा कर दूं कि पढ़ना ही ना पड़े। हम लोग को मोटा मोटा ढड्ढा गैस पेपर से लिखा देता था और ये वो अब रटते रहो, अब पूरा रट जाते थे फिर भी।
और तुम लोग को इतना सारा लेसन करने के बाद भी याद नहीं करते हो। तो अब के विद्यार्थी और पहले के विद्यार्थी में यही अंतर है। पहले का विद्यार्थी मेहनत करना चाहता था, वो मेहनत करता था, वो बहाना नहीं बनाता था कि मोटा है, याद नहीं होता है, गेस पेपर। वो नहीं भी टीचर पढ़ाते थे, हम लोग को टीचर मैथ साइंस खाली थोड़ा सा ध्यान दिया, हिंदी नहीं पढ़ाते थे, सोशल साइंस नहीं पढ़ाते थे, संस्कृत नहीं पढ़ाते थे, अपने से सब कुछ तैयारी कर लेते थे बिना टीचर का। तुम लोग को सब लिखा देने के बाद भी नहीं पढ़ते हो। तो यही अंतर है पहले और अब के विद्यार्थी। कैसा था? क्या बोले अब? आपने बोले कि पहले का टीचर ऐसा ये सामने पढ़ाता था। हाँ तो नहीं पढ़ाता तो फिर भी पढ़े ना बे। वही तो कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाता था फिर भी हम पढ़ लेते थे। और तुम लोग को वही कह रहे हैं कि हम तो पढ़ा के दे देते हैं। हिंदी का क्वेश्चन आंसर हम लोग को टीचर नहीं कराया था। हम लोग को गद्यांश निबंध नहीं कभी पढ़ाया, कभी ग्रामर व्याकरण नहीं पढ़ाया, कोई संस्कृत नहीं पढ़ाया, कोई सोशल साइंस बोलता था अपने से किताब पढ़ के कर लेना, खाली मैथ बताता था और साइंस बताता था, 3 विषय अपने से करना पड़ता था, फिर भी पढ़ के टॉपर करते थे। तुम लोग को करा देते हैं, लिखा देते हैं, फिर भी कॉपी में फेयर तक नहीं कर पाते हो, सब कुछ बना हुआ है फिर भी। तो ये है आज के विद्यार्थी और पहले के विद्यार्थी में अंतर। तुम लोग को सब कुछ कर धर के देने के बाद भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे हो सकता है? तुम लोग इतना आराम खोजने लगे, इतना आराम खोजने लगे कि पूरा आराम कर दिए। अभी सोचो कि मोबाइल में पढ़ा हुआ, नोट्स पढ़ा हुआ, वीडियो बना हुआ, फिर भी फेयर नहीं बोलता है, सर पीपीटी नहीं है, पीडीएफ नहीं मिला, ये नहीं है, बोल 1000 बहाना, याद नहीं होता है, ये नहीं होता, लाइन नहीं था, बिजली नहीं था। अभी साला जब हम लोग थे तो लाइन था ही नहीं रे। तुमको कम से कम 4 घंटा लाइन तो आता है, 4 घंटा की 20 घंटा। अब उसमें बोलता है सर होमवर्क का ही नहीं बनाया, तो लाइन नहीं था सर, रात में स्कूल चले गए थे सर। और हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, हम लोग को कौन लाइन था, बिना लाइन का सोते थे, बिना लाइन का पढ़ते थे, लैंप जला के, लालटेन जला के, जो भी। तुम लोग को सुविधा जितना, लाइन बिजली आ गया तब तुमको एसी चाहिए, कूलर चाहिए। कैसे पढ़े थे? पहले का आदमी कैसे रहता था? तुम्हारा बाप दादा कैसे रहता था बिना लाइन का? लाइन तो इधर आया 10 साल पहले, तो वो ऐसे तुम क्यों नहीं रह सकते हो? हाँ चलो खैर बात हटाओ, ये तुम्हारा चैप्टर था, खत्म हो गया, अब नहीं ना, अब नहीं है। तो ये का पूरा सब क्वेश्चन आंसर करा दिए, बाकी भैया आप लोग का मर्जी, पढ़ो ना पढ़ो हमारा क्या।